लास्ट क्लास में हम आर्द्रता पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये आर्द्रता क्या होती है, आपको मैंने ये बताया था कि अगर जलवाष्प जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वातावरण में आपको भारीपन आ जाता है, उसको हम जल वो आर्द्रता कह देते हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, वो आपने ध्यान देना है। आर्द्र ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, ऐसी गर्मी जिसकी वजह से जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, उसको हम आर्द्र ऊष्मा कहते हैं। आर्द्र सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ, तो वह शक्ति जो अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता रखती हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्द्रता सामर्थ्य करेंगे। कितनी मैक्सिमम नमी धारण कर सकता है, कितनी ह्यूमिडिटी धारण कर सकता है कोई चीज, उसको उसकी हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। बस दो टर्म आपने याद रखने हैं, आर्द्र ऊष्मा और आर्द्र सामर्थ्य। वैसे नहीं भी पढ़ा अगर आपने होगा तो आप अपने विवेक से इसका उत्तर दे सकते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। नमी की मात्रा अक्षांशों के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है, आपको बताइए। सबसे अधिक कहाँ होती है, उष्ण कटिबंध में, और सबसे कम कहाँ होती है, शीत कटिबंध में। उष्ण कटिबंध कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, और शीत कहाँ होता है, आपको जानकारी है, ध्रुवों पर होता है, दक्षिण ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, इनके बीच में होता है उपोष्ण और शीतोष्ण, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक कितनी होती है, 2.6 होती है, और सबसे कम कितनी है, 0.2। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु में निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य और इसकी उसकी निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। यानी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी आपकी, जो मेन जो सामर्थ्य है, आर्द्रता सामर्थ्य है अपॉन निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, इनका जो अनुपात होगा इसको हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब है आपका वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, तो आर्द्रता वाले टॉपिक में आपको सिर्फ ये टर्म्स याद रखनी है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, निरपेक्षित आर्द्रता क्या है। पढ़िएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है, सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है। अब आते हैं वायुदाब पर। वायुदाब क्या है, एयर प्रेशर सुना होगा आपने। किसी क्षेत्र पर वायु द्वारा धरातल पर पड़ने वाले लंबवत दबाव को वायुदाब कहते हैं, और इसकी जो माप है वो बैरोमीटर से की जाती है। बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में इसे समझा जा सकता है। बैरोमीटर के पारे के तल में यदि गिरावट आ जाए तो आप कह सकते हैं कि तूफान आने की संभावना है। अगर गिरावट नहीं आती तो तूफान आने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो अचानक गिरना, फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा के कारण के संकेत देते हैं। तो ये बैरोमीटर कुछ रीडिंग्स हैं, कैसे होती है देखिए। अगर बैरोमीटर का जो पारा है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है तो तूफान आने की संभावना होती है। दूसरा है, ये टर्म्स आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बैरोमीटर में अगर जो पारा है वो अचानक से कम ज्यादा होने लगता है तो इसका मतलब कि वर्षा होने वाली है। और अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो प्रतिचक्रात आएगा। देखो देखो, अगर बैरोमीटर है आपका, जो थर्मोमीटर देखा होगा उससे समझो आप, अगर इसका पारा नीचे की ओर गिरता है तो क्या होगा, आपका चक्रवात आएगा, तूफान आएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो प्रति उल्टा हो जाएगा ना, प्रतिचक्रात आ जाएगा। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब वर्षा होने की संभावना हो सकती है। समदाब रेखाएं, यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं तथा उनके माध्यम से वायुमंडलीय दाब को समझा जा सकता है। अब क्या होती है समदाब रेखाएं, आगे देखते हैं। अभी यहां तक दाब प्रवणता देखिए। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, इसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। धरातलीय सतह पर वायुदाब में के क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज क्या होता है आपको बताया मैंने पहले, ये क्षैतिज होता है, ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल विवरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, और जल तथा स्थल पर यह विवरण एक समान नहीं
पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है बताओ? जल और स्थल पर ये एक समान क्यों नहीं पाया जाता होगा? वायुदाब के लिए तापमान के साथ साथ पृथ्वी की गति भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। वायुदाब के दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? एक तो तापमान, दूसरा है पृथ्वी की गति। वायुदाब की पेटियों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। तापजन्य पेटी, तापजन्य पेटी जो है वो कहाँ होगी? आपकी विषुवत रेखा के आसपास होगी। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब में। और गतिजन्य वायुदाब पेटी कहाँ होती है? उपोष्ण और वायुदाब उच्च वायुदाब में और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब में। भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी देखिए आप, ये तो सिर्फ आपको पढ़ना है, वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं पढ़ते तो चल जाएगा कोई। ठीक है। आपको याद रखना है कि डोल ड्रम किसे कहते हैं? भूमध्य रेखीय पेटी को हम डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है। उपोष्ण वायुदाब देख लीजिए आप, इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसे 30 से 35 डिग्री के बीच का जो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो विस्तार होता है, उसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका विस्तार 60 से 65 दक्षिण और 60 से 65 उत्तर होता है। देख लीजिएगा इसको, अभी तुमने को भेजा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा समझ तो पूछिएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये वायुदाब कटिबंध देखिए आप, ये है कटिबंध। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। ठीक है। जो उपोष्ण होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। 35 से लेकर के जो 30 के बीच का जो क्षेत्र है इसमें ना, ये वाला क्षेत्र, इसको हम, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, हाँ ये, इसको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। बादल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चर्चा हम कल करेंगे, अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आर्द्रता और इसके बाद वायुदाब, इतना पढ़ लीजिए आप, फिर वीआरआर टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा नेटवर्क भी इशू कर रहा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बादल वाला। बादल है, हवाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।